ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। यूपी में 14 दिसंबर को बीजेपी अपने नए अध्यक्ष की घोषणा करेगी। नए अध्यक्ष का नाम तय करने में बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं, आज उसका विश्लेषण आपके लिए होगा। यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष का अखिलेश फैक्टर क्या है, कैसे अध्यक्ष के चुनाव से बीजेपी अखिलेश के पीडीए दांव को फेल करने की कोशिश करेगी, ये खबर भी आपके लिए होगी। बंगाल में गीता पाठ के दौरान नॉनवेज बेच रहे लोगों की पिटाई हुई। बीजेपी ने पिटाई करने वालों को फूल माला से स्वागत किया। इस पर सीएम ममता ने यूपी का नाम लेकर बीजेपी को क्यों घेरा, ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट धुरंधर पर पाकिस्तान में गदर। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात 2027 के लिए यूपी बीजेपी के सारथी की करने वाले हैं। जैसे इस बार आप दिसंबर में सर्दी का अब तक इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही यूपी बीजेपी 2 साल से नए अध्यक्ष का इंतजार कर रही है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो 3 साल से इंतजार हो रहा है। अब 2 साल देर से ही सही 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होने जा रहा है। खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद यूपी कैबिनेट में बड़े स्तर पर फेरबदल संभव है। इसको लेकर दिल्ली से यूपी तक सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। संगठन महासचिव बीएल संतोष आज अचानक दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के साथ उन्होंने बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों पर संगठन स्तर की बैठक की। इसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शरीक हुए। इससे पहले आज पीएम मोदी ने दिल्ली में यूपी के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने सांसदों को सरकार के काम तकनीक के जरिए जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में 12 से 14 महीने बचे हैं। ऐसे में जो भी चेहरा पार्टी की कमान को संभालेगा, उसके सामने पार्टी को जिताने की बड़ी चुनौती होगी। इसी चुनौती को फोकस में रखकर पार्टी अध्यक्ष का फेस तय होना है। बीजेपी ऐसे चेहरों को पार्टी की कमान सौंपेगी जो प्रदेश के जातिगत समीकरणों में फिट बैठता हो। इसलिए सियासी गलियारों में जो चर्चा चल रही है वो कुछ इस तरह से है। बीजेपी किसी ओबीसी को ही यूपी का अध्यक्ष बनाएगी। कुर्मी चेहरे को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। लोधी समाज के नेता को पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर अटकलों का जो बाजार है वो गर्म है। लेकिन वो कौन से नाम हैं जो अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और क्यों पार्टी उनके कंधों पर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है, भारत की बात पे अब उन चेहरों की फाइल आपके लिए खुलने जा रही है। पंकज चौधरी जी आपके एमओएस यहाँ पे उपस्थित हैं। उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। तो पंकज चौधरी को प्रमोशन की बधाई इसलिए मिली है क्योंकि अध्यक्ष पद की रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। पंकज चौधरी यूपी के महाराजगंज से सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं और जातिगत समीकरणों के लिहाज से भी अध्यक्ष पद की पोस्ट के लिए मुफीद मालूम होते हैं। पंकज चौधरी ओबीसी की कुर्मी जाति से आते हैं और माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष भी ओबीसी समाज से हो सकता है। पंकज चौधरी के अलावा जो नाम इस रेस में है उनमें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल लोधी हैं, ओबीसी की लोधी जाति से आते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी रेस में हैं, ये भी लोधी जाति का चेहरा है। निषाद समाज से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति रेस में शामिल है। बीजेपी का कुर्मी चेहरा और योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा 2 ब्राह्मण चेहरे, जिनमें से एक हरीश द्विवेदी जो पूर्व सांसद है और केंद्र के साथ सीएम योगी के करीबी भी हैं, रेस में शामिल है। दूसरे ब्राह्मण चेहरे के तौर पर यूपी बीजेपी के महामंत्री गोविंद शुक्ला का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को लगभग 14-15 करोड़ सदस्य हैं देश में, 2.5-3 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं। तो लोकतंत्र में हमारी पार्टी कोई किसी विरासत को आगे बढ़ाने वाली पार्टी नहीं है। सबको अधिकार है और सब प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि प्रबल संभावना है कि यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कोई ओबीसी चेहरा ही होगा। ऐसे में क्यों बीजेपी किसी कुर्मी चेहरे को 27 से पहले पार्टी की कमान सौंप सकती है, अब आपको ये बताने की जरूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ओबीसी वर्ग में कुर्मी चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी। इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी का बड़ा कुर्मी वोट खिसक कर समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया, जबकि 2022 तक ये बीजेपी के साथ था। अब बीजेपी इस वोट बैंक को वापस साथ जोड़ना चाहती है। पूर्वांचल के 20 से ज्यादा जिलों में कुर्मी वोटरों का दबदबा है। कुर्मी वोटरों की आबादी करीब 9% बताई जाती है।
ये यादवों के बाद प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2024 में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को जिस तरह पीछे छोड़ा, उसमें इस वोट बैंक की बड़ी भूमिका रही। यादवों के बाद से सबसे ज्यादा अगर डोमिनेटिंग कास्ट कोई है तो वो है कुर्मी बिरादरी, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी फोकस करना चाहती है। एक तो कुर्मी बिरादरी का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ आएगा, और उसके साथ आने के साथ ही अपना दल का जो दबाव का पहलू है वो भी कम होगा, और साथ ही ओबीसी वर्ग में एक संदेश और संकेत देने की कोशिश भी कारगर हो सकेगी भारतीय जनता पार्टी की कि वो जातीय समीकरणों में सबका ख्याल रखती है। दूसरा सवाल यह है कि यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष लोधी समाज से क्यों हो सकता है। दरअसल कल्याण सिंह के बाद प्रदेश में लोधी समाज से कोई बड़ा चेहरा ऊपर नहीं आया। ऐसा तब हुआ जब ये वर्ग कई चुनावों से बीजेपी के साथ खड़ा है। लोधी समाज का पश्चिमी और मध्य यूपी में अच्छा खासा दखल माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना पहला एक शुरुआत की थी, उसमें माइक्रो स्तर तक जाने के लिए उन्होंने जातीय समीकरणों को बड़े करीने से सजाया था। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि लोध वोटर्स अगर हैं वो उसके परंपरागत उसके समर्थक माने जाते रहे हैं कल्याण सिंह के दौर से ही। क्या नया अध्यक्ष निषाद समाज से होगा? इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि इस जाति के बीच बीजेपी की पकड़ कमजोर है। इसी वजह से बीजेपी को निषाद पार्टी से गठबंधन करना पड़ता है। बीजेपी ने पार्टी का निषाद चेहरा साध्वी निरंजन ज्योति को बिहार चुनाव में सह प्रभारी बनाया था। फिर बिहार बीजेपी के विधायक दल की बैठक के लिए सह पर्यवेक्षक भी बनाया। यानी बीते कुछ वक्त से साध्वी निरंजन ज्योति की सक्रियता बढ़ी है। तो प्रदेश अध्यक्ष में तमाम अलग अलग तरह के नाम चले, जैसे साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चला, पर दिक्कत ये थी कि दो भगवाधारी कैसे हो सकते हैं। जैसे नाम केशव मौर्य का भी चला, पर केशव मौर्य के और मुख्यमंत्री से रिश्ते इतने तल्ख हैं कि अब चुनाव का समय है, दोनों लोग मिल के नहीं रहेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। फिलहाल बीजेपी के लिए यूपी में नया अध्यक्ष चुनना आसान नहीं है, क्योंकि सियासी समीकरणों के साथ पार्टी की अंदरूनी राजनीति को साधना भी नेतृत्व के सामने चुनौती है। यही वजह है कि खुद संगठन महासचिव बीएल संतोष मोर्चे पर सक्रिय हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए यूपी में नया अध्यक्ष तय करना किसी परीक्षा से कम नहीं है। इसका जवाब इन दो तस्वीरों में छिपा है। दिसंबर की शुरुआत से ही दिल्ली से यूपी तक बीजेपी के भीतर बैठकों का दौर चल रहा है। बीते दिन 11 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष और आरएसएस के सह कार्यवाह अरुण कुमार बैठक में शामिल रहे। मीटिंग में यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले 1 दिसंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। इसमें भी बीएल संतोष और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। अब वही बीएल संतोष यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा से पहले लखनऊ में है। यानी यूपी का बीजेपी अध्यक्ष तय करने के लिए बीजेपी को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे नए अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौती क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने की है। बीजेपी ये चाहती है कि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर बैठे जो सरकार और संगठन के बीच सही ढंग से तालमेल बिठा सके, जिस पर सबकी सहमति हो। यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष सबको साथ लेकर चल सके, क्योंकि कई बार खबरें आती हैं कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है। वैसे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए केशव प्रसाद मौर्य के नाम की भी काफी चर्चा है। पार्टी ने बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। बीते कुछ वक्त से संगठन के काम में केशव प्रसाद मौर्य काफी ज्यादा एक्टिव हैं। अध्यक्ष पद को लेकर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसी के तहत अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी पलटवार करते हुए कह रही है कि बीजेपी में कोई लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का यह चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की कोई प्रक्रिया नहीं है। केवल जो दिल्ली और लखनऊ को अच्छा लगेगा वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। इसलिए जो प्रक्रिया इस समय पे चल रही है या जिसकी चर्चाएं चल रही हैं वो केवल खाना पूर्ति है। ये सिर्फ चुनाव की रणनीति बनाते हैं, चुनाव की रणनीति के तहत अपना मुद्दा बनाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष भी जो बनेंगे मोहरा बनेंगे, जो ओबीसी का मोहरा मुझे लगता है जहाँ तक होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव, उसके अध्यक्ष का चुनाव बीरबल की खिचड़ी बन चुका है। अब सुनने में आ रहा है कि पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री से शायद उनके संबंध अच्छे नहीं बताए जाते हैं, उनको शायद अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो क्या
सचमुच में केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई टकराव है, मुख्यमंत्री में कोई टकराव है? अब ये तो हुई यूपी में बीजेपी के संगठन की बात। अब बात योगी सरकार की करते हैं, जिसको लेकर खबर है कि नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। ये फेरबदल इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि हो सकता है कि इस टीम के साथ ही बीजेपी 2027 के चुनावी रण में उतरेगी। यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने के बाद मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर यूपी के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भूपेंद्र चौधरी को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में यूपी में 54 मंत्री हैं, कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से 6 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। संभावना है कि मौजूदा मंत्रियों में से कुछ को संगठन में वापसी कराई जा सकती है, तो कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में एंट्री मिल सकती है। इसमें भूपेंद्र चौधरी के नाम पर चर्चा तेज हो रही है। अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो आने वाले दिनों में किसी बड़े बदलाव के संकेत देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। तो मंत्रियों की संख्या बढ़ा दें या मुख्यमंत्री रिप्लेस करें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की संख्या बढ़ाएं, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये जो इलाके उत्तर प्रदेश के आते हैं, इन इलाकों से भी प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। 2027 चुनाव से पहले होने जा रहे इस कैबिनेट फेरबदल में समाजवादी पार्टी के 7 बागियों में से 2 या 3 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूजा पाल को योगी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मनोज पांडे का नाम भी मंत्री के लिए चल रहा है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल कराने की चर्चा है। इसके अलावा नोएडा से विधायक पंकज सिंह का नाम भी मंत्री के लिए चल रहा है। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के खबर ये भी है कि सहयोगी दलों को भी एक मंत्री पद बढ़ाया जाएगा। इसमें अपना दल एस को भी एक राज्य मंत्री पद देने की खबर निकल के सामने आ रही है, तो वहीं राष्ट्रीय लोक दल का भी एक राज्य मंत्री का पद बढ़ाया जा सकता है। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में ममता बनर्जी की वो वार्निंग है जिससे यूपी तक का सियासी पारा हाई हो गया है। ममता का गुस्सा क्यों फूटा है, उसे समझने के लिए ये वीडियो जरा गौर से देखिए, जिसमें पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी 3 लोगों को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इन तीनों पर पिछले दिनों कोलकाता में हुए गीता पाठ के दौरान नॉनवेज बेचने वालों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। मारपीट के आरोपी तीनों लोगों को कल जमानत मिली तो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। मारपीट के आरोपियों का स्वागत देकर सीएम ममता बनर्जी भड़क गई, जिसके बाद ममता ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। ममता बनर्जी ने यूपी का नाम लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 10 दिन में ममता 2 बार यूपी का नाम लेकर बीजेपी को घेर चुकी है। 3 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार में बीजेपी शासन को बुलडोजर राज कहा था। तब ममता बनर्जी ने यह संकेत दिया था कि यूपी और बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में कानून संविधान काम नहीं करता, बल्कि बुलडोजर से न्याय की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अब शुवेंदु अधिकारी का मारपीट के आरोपियों का स्वागत करने पर ममता ने कहा है कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है और बीजेपी ही टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती है, इसलिए ममता बनर्जी आक्रामक भी है और बीजेपी पर आग बबूला भी। सात दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर गीता पाठ के दौरान कुछ लोग चिकन पैटी बेच रहे थे। यहीं पर हिंदुत्व का झंडा उठाए घूम रहे 3 लोगों ने चिकन पैटी बेच रहे लोगों की पिटाई की। तारीख और फ्रेम बदला तो मारपीट करने वाले तीनों युवक बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के मंच पर खड़े थे, जिनका शुवेंदु अधिकारी ने माला पहनाकर स्माइल के साथ स्वागत किया। बंगाल की चुनावी फिजाओं में ये तस्वीर अब सियासी हो चली है। गले में माला पहने ये लोग गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर आए हैं, जिसे देखकर ममता बनर्जी बोल उठी है, ये बंगाल है, यूपी नहीं, यहाँ ये नहीं चलेगा। আর সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা यूपी নয়। मारपीट करने वालों को बीजेपी हिंदुत्व का प्रहरी बता रही है, इसलिए बाकायदा मंच सजा, माला मंगाई, गले में पहनाई,
और बोल दिया ममता पर हमला। इस इंसिडेंट के द्वारा ममता बनर्जी जिस तरीके से आज कृष्णनगर से सीधा बताया, मैं अरेस्ट करा दिया, ये चीफ मिनिस्टर पुलिस मिनिस्टर का इस तरीके से बात गैर कानूनी है, ये नहीं बोल सकती है। और पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है टोटल इलीगल हुआ है। बंगाल में बाबरी वाला मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि गीता पाठ वाली सियासत सुलग गई है, जिसमें न बीजेपी पीछे है न ही टीएमसी। घोर सांप्रदायिक पार्टी तृणमूल पार्टी है और उसका एक ही काम है सनातन को बदनाम करना, सनातन परंपराओं पर कुठाराघात करके दुष्प्रचारित करना। मैं समझता हूँ कि अंतिम दौर है उनकी राजनीतिक शासन सत्ता का। बंगाल का आवाम पॉलिटिकली एकदम मोटिवेटेड है। आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को फिर और एक बार, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। आजादी के बाद से बीजेपी बंगाल में कभी सत्ता में नहीं रही। सपना बंगाल में कमल खिलाने का। साल 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 77 सीटों पर कमल खिला था। इस बार सपना सत्ता हासिल करने का है। तभी तो बीजेपी साम दाम दंड भेद वाली रणनीति को अमली जामा पहना रही है, बड़े कदम उठा रही है। समित भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 20 दिसंबर को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का प्लान अब हर महीने पश्चिम बंगाल पहुंचने का है। शाह के दौरे का मकसद चुनाव के लिए संगठन की तैयारियों का जायजा लेना है। बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाहती है, तभी तो नारा दिया गया है, हिंदू हिंदू भाई भाई 2026 बीजेपी आए। तय है कि हिंदू मुस्लिम वाली सियासत के अभी कई चैप्टर और खुलने हैं। और ये जो गीता का पाठ हुआ है, इतना बड़ा मेरे हिसाब से जमावड़ा शायद ही कहीं पर देखा गया हो। तो ये चेतावनी है कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर बंगाल पहुंच रही है। देखिए, अगर कोई किसी को मारता है या पीटता है, उसे अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन फूल माला देके स्वागत करता है, तो इससे शर्मिंदगी की बात और कुछ हो नहीं सकती। जो अपने खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू धर्म के रक्षक बताते हैं, अगर उनको इससे कोई प्रॉब्लम है तो वो बताने का या वो बोलने का भी एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान छोड़ के वैसे भी बीजेपी को कोई काम है नहीं। 2026 चुनाव से पहला ये चाहते थे एक बाइनरी पॉलिटिक्स को क्रिएट करने का, पॉलिटिकल जो धर्मियों मेरुकरण उसको एस्टेब्लिश करने का इनका काम है। बंगाल का अंदर में जब भाईचारा, जब अमन खत्म करने का एक प्रयास चल रहा है। अभी देखते जाइए, बंगाल का चुनावी टेम्परेचर अभी बढ़ना शुरू ही हुआ है। आगे सियासत के बहुत पन्ने पलटे जाने, क्योंकि मुकाबला सत्ता बचाने और सत्ता हथियाने का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।